हेलो दोस्तों, क्या आप कभी रेलवे स्टेशन गए हो और वहाँ जाने के बाद आपको भी ऐसा लगता होगा काश मैं भी यहाँ पर एक सरकारी नौकरी करता। तो अगर आपका ये सपना है तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ उस सपने को पूरा करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, हम लोग अपने ट्रेन के सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रेलवे की तैयारी कैसे करें, रेलवे में प्रमुख पद कौन कौन से होते हैं, जैसे टेक्निकल नॉन टेक्निकल के बारे में बात करेंगे। रेलवे परीक्षा में सिलेबस और विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रमुख भर्तियां जो जो होती हैं रेलवे में उसके ऊपर भी बात करेंगे। उन सभी पदों पे कितने कितने वेतन मिलते हैं इस पे भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। और परीक्षा निकालने की एक रणनीति बनाएंगे जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। यहाँ पर देखोगे है हमारे पास टेक्निकल पद जो है, नॉन टेक्निकल पद हैं और लेवल 1 के हैं। यानी आप ध्यान दोगे कि रेलवे में कौन कौन से प्रमुख पद होते हैं, जिस पे आप बात करोगे कि 3 पद आपको दिखाई दे रहे हैं। एक फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में हम बात करेंगे। फर्स्ट को हम बात करते हैं जिसको कहते हैं टेक्निकल पद कौन कौन से हैं, नॉन टेक्निकल पद कौन कौन से हैं और लेवल 1 पद क्या होता है। तो टेक्निकल पद में आपको आते हैं असिस्टेंट लोको पायलट ALP, टेक्नीशियन, है ना, जूनियर जेई, डिपोट मेंटेनेंस और सुपरिटेंडेंट, ये होते हैं। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में आते हैं आपको स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर जिसे पहले हम गार्ड के नाम से जानते थे, ट्रेन गार्ड है ना, जूनियर क्लर्क, अकाउंट क्लर्क, कमर्शियल क्लर्क और टिकट सुपरवाइजर से, है ना। ये सभी जो जिसे TT कहते हो आप लोग, ये सभी जो होते हैं नॉन टेक्निकल, यानी आप इसके निकालने के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है NTPC। आप लोग एग्ज़ाम का नाम सुनते हैं, NTPC का एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है। अब होता है ग्रुप डी का जो वैकेंसी होती है, पहले ग्रुप डी को बोला जाता था, अब ग्रुप डी ना बोलकर इसको लेवल 1 बोला जाता है, लेवल 1 के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसके अंदर ग्रुप डी के अंदर क्या क्या आते हैं, तो ट्रैक मेंटेनर आते हैं, पोस्टमैन आते हैं, हेल्पर आते हैं, असिस्टेंट आते हैं, ठीक है। ये सभी जो होते हैं ग्रुप डी के अंदर आते हैं। और ये सभी पद जो होते हैं नॉन टेक्निकल अंदर, यानी आपके पास कोई नॉन टेक्निकल, यानी आपके पास ITI, डिप्लोमा, BTech ये सब नहीं है, तो आप ये सब पद भर सकते हो। और ये सब पद भरने के लिए आपको टेक्निकल होना ज़रूरी है। ITI, डिप्लोमा, BTech या कोई भी टेक्निकल पद होना चाहिए। आजकल तो ग्रुप डी भी था, इसमें 50% हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए इसी से हम लोग अगला बात करते हैं। रेलवे में परीक्षा में के लिए कौन कौन से विषय पढ़ें, ये सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए रहेगा। क्योंकि बहुत बच्चे का कंडीशन नहीं रहता है कि सर हम क्या पढ़ें कि हमारा नौकरी हो जाए। तो आपको रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये सब विषय पर ध्यान देना होगा। जैसे कि आपके पास है मैथ्स, सर मैथ में क्या क्या पढ़ना होगा, तो आप मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ में आप लोग परसेंटेज को अच्छे से पढ़ लो, लाभ हानि, समय कार्य जो है, अनुपात जो है यहाँ पे रेशियो थोड़ा मिस्टेक हुआ, रेशियो की बात हो रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, CI SI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और क्षेत्रमिति जो भी है, मेंसुरेशन जो क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा और मैथ तैयारी करोगे। वही बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉग और सीरीज, पजल, ब्लड रिलेशंस, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी होंगी अगर आपको रेलवे एग्ज़ाम निकालना है। तो ये रेलवे में रीजनिंग का भी कुछ चर्चा होंगे। आप चलते हैं GK GS में। तो आपको भारतीय इतिहास के बारे में पता करना है, भूगोल पढ़ना है ना, भारतीय संविधान पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है। विज्ञान में आपको होना चाहिए फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए, है ना। इस सब के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। और आपको साइंस में ज़्यादा ही बर्डन देना होता है क्योंकि रेलवे में बहुत ही बर्डन साइंस का होता है। अगर आप मानो तो मतलब 50% तो हम इसी को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये रहा कौन कौन से विषय हमको रेलवे में पढ़ने होते हैं, आप उस पर बात कर लिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले विषय की तरफ में। यहाँ पर रेलवे की प्रमुख डिपार्टमेंट कौन कौन से भर्तियां होती हैं, उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूं, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि सर भर्ती और योग्यता। अगर आप ALP बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास 10th ITI या डिप्लोमा, मतलब 10th तो कंपलसरी है और उसमें ITI या डिप्लोमा होना ज़रूरी है। उसके बाद आता है टेक्नीशियन। अगर आप टेक्नीशियन का फॉर्म भरते हो तो उसके पास 10th और मिनिमम ITI चलेगा, ठीक है।
अगर आप एनटीपीसी की तैयारी करते हो तो आपके पास कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, क्योंकि ये नॉन टेक्निकल कैटेगरी में आता है, इसलिए आपके पास 12th या ग्रेजुएशन हो तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो। दोनों ही लेवल पर 12th पे भी फॉर्म भरा जाता है और ग्रेजुएशन लेवल पर भी इसका फॉर्म भरा जाता है। उसके बाद आता है जेई का। तो जेई में आपको पास आईटीआई नहीं, यहाँ पे कम से कम डिप्लोमा या कोई भी इंजीनियरिंग यहाँ पर होना चाहिए। आईटीआई डिप्लोमा या बीटेक वगैरह होना चाहिए, ठीक है। वही बात करते हैं, ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हो आप, यानी ग्रुप डी का मतलब लेवल 1 का फॉर्म भर रहे हो, तो उसके पास 10th या आईटीआई, क्योंकि अब आईटीआई का भी 50-50 कर दिया गया है, तो इसमें कंपल्सरी थोड़ा सा अभी देखते हो केस चल रहा है इस पर कोर्ट में, तो आईटीआई है या नहीं है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट इसे कर रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ पर एलपी टेक्नीशियन के लिए आपके पास होना चाहिए, एनटीपीसी के लिए कोई भी आपका टेक्निकल डिग्री नहीं होना चाहिए, जेई के लिए टेक्निकल डिग्री यानी आईटीएस नहीं काम नहीं चलेगा, डिप्लोमा या बीटेक होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, शुरुआती वेतन। देखो जिस बच्चे को सबसे इम्पोर्टेंट होता है सर वेतन कितना मिलेगा, तो हम लोग इस पर बात कर लेते हैं कि अगर आप एएलपी बनते हो तो आपके पास स्टार्टिंग शुरुआती वेतन बात करते हैं लगभग अप्रॉक्सीमेटली 35 से लेकर 50,000 तक का बनता है, ठीक है। वही आप टेक्नीशियन में जाते हो तो आपके पास 30 से लेकर 45,000 तक पर मंथ बनता है, ठीक है। उसमें बात करते हैं नेक्स्ट, असिस्टेंट मास्टर अगर आप बनते हो तो इसमें आपको 45,000 से लेकर 65,000 तक का आपको वेतन मिलता है, ठीक है। और एक गुड्स और ट्रेन मैनेजर बनते हो तो 45,000 से लेकर 65,000 तक बनता है, और जेई बनते हो तो आपका 50,000 से लेकर 75,000 तक का बनता है, ठीक है। और ट्रैक मेंटेनर बनते हो ग्रुप डी में जाते हो तो आपके पास 28 से लेकर 40,000 तक का आपको पर मंथली बनता है। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझने वाली है कि वेतन जो होते हैं शहर, डिवीज़न, नाइट ड्यूटी, टीए, डीए आदि के अनुसार बदल सकता है, कि किसी के नाइट ड्यूटी पड़ रहा है उसका अलग अलाउंसमेंट मिलता है, ठीक है। अगर मान लो कि कोई शहर, जिस शहर में आप रह रहे हो, अगर कॉस्टली शहर जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, तो इस सब शहर में आपको और एक्स्ट्रा वेतन मिलता है, क्योंकि वहाँ रहने खाने के लिए ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि ये तो आपको लागत है आपका इतना, लेकिन अगर आपका शहर अच्छा है, कॉस्टली है, तो वहाँ पे आपका वेतन ये और बढ़ सकता है, क्योंकि डीए टीए सब मिलाकर, नाइट ड्यूटी वगैरह मिलाकर ज़्यादा चले जाते हैं, तो 10% और बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए जी अगला पॉइंट बात करते हैं हम लोग, रेलवे परीक्षा निकालने की रणनीति। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात को ध्यान देनी होगी कि आपको क्या क्या करना है। तो यहाँ पर हम मुख्य 6 बात जानेंगे, जिसमें है पहला क्या, रोज़ 2 घंटे मैथ्स को पढ़ें। मिनिमम आपको 2 घंटे मैथ्स को देना ही पड़ेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ानी है तो आपको 2 घंटे पर डे मैथ्स को देना होगा। फिर रोज़ 2 घंटे रीजनिंग को भी देना होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चे जानते हैं रीजनिंग इजी होता है, लेकिन होता है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो तो कुछ कुछ ऐसे पजल आ जाते हैं जिसका आपका प्रैक्टिस ना होने की वजह से छूट जाता है। तो प्रैक्टिस अच्छा हो उसके लिए आपको रोज़ 2 घंटे रीजनिंग को भी देना होगा। रोज़ 1 घंटा आप करेंट अफेयर को ध्यान दो। देखिए ध्यान देना कि एएलपी वाले बच्चे करेंट अफेयर ना पढ़े, क्योंकि इस बार 2026 से करंट अफेयर को हटा दिया गया है। सिर्फ किसमें हम बात करते हैं, एएलपी में, बाकी डिपार्टमेंट में ये आपका चल रहा है। ऊपर से उसके बाद है पिछले 5 ईयर्स का प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को हल करना। ये सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि सब बच्चे यहीं पर गलती कर बैठते हैं, सब बच्चे यहीं पर गलती कर बैठते हैं कि वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब पढ़ाई करते हैं, 2 घंटा मैथ पढ़ेंगे, 2 घंटा रीजनिंग पढ़ेंगे, करंट अफेयर पढ़ेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं लगाते, जिस कारण और जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं और जब उनके पास प्रैक्टिस पेपर आता है या जो भी क्वेश्चन पेपर, वो लोग क्या करते हैं, सब जानते हुए भी स्पीड ना होने की वजह से वो लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस किया ही नहीं होता है। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन पर एज ए एग्ज़ाम की तरह बैठकर एग्ज़ाम दो, है ना, देखो कहाँ गलतियाँ रह गई हैं। और यहाँ पर एक होता है कि प्रतिदिन एक मॉक टेस्ट दिया करो। अगर एग्ज़ाम 2-3 महीना के अंदर है तो आप हर रोज़ आप लोग एक मॉक टेस्ट जरूर दिया करो,
है ना, ताकि आपको प्रैक्टिस हुआ करे। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मैं एग्ज़ाम हॉल में नहीं बैठा हूँ, क्योंकि आपका मॉक टेस्ट ही आपको क्या करेगा, एक रियलिटी से फील कराएगा कि जैसे आप घर पे ही बैठ के मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसमें देखो आपका कमज़ोर सब्जेक्ट क्या है। कोई भी सब्जेक्ट आप बना रहे हो तो उसमें आपका होता है कि एक ऐसा सब्जेक्ट होता है या ऐसा टॉपिक होता है जिसमें आप हर बार फंस रहे हो, तो उस टॉपिक को कहीं से भी किसी भी टीचर के हेल्प से, यूट्यूब वीडियो या कोई भी आप क्लास कर रहे हो, वहाँ से आप उस सब्जेक्ट को जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करो, क्योंकि वो आपका वीक पॉइंट है। वीक पॉइंट को ही तो हटाना मेन काम हमारा मॉक टेस्ट का होता है, ठीक है। और मॉक टेस्ट आप प्रीवियस ईयर को दोगे तो बेटर होगा, क्योंकि आपको एकदम रियलिटी एग्ज़ाम जैसा फील आएगा, ठीक है। और आप उसको एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ोगे तो आपका हर एक एग्ज़ाम, जैसे रेलवे हो या चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, मॉक टेस्ट देने से आपका हर एक एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग बस ध्यान देना यहाँ पर कि 2 घंटे मैथ्स में देने हैं, 2 घंटे रीजनिंग में देने हैं, 1 घंटे करंट अफेयर में देने हैं। और एक चीज़ हम इसमें और जोड़ देते हैं कि 2 घंटे अगर आप ध्यान दोगे तो 2 घंटे में आपको साइंस को भी देना होगा, ठीक है। साइंस को भी देना होगा, तब जाकर काम बनेगा। तो टोटली आपका कितना हो गया, 2, 2 4, 2 6, ठीक है। 6 7 घंटा तो पढ़ाई करना है। 7 घंटा तो आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। और उस 7 घंटे में, और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, उस पॉइंट में आपको बस ये मॉक टेस्ट का पॉइंट है, ठीक है। पढ़ाई करना है आपको 7 घंटे पर डे, 7 घंटे पर डे पढ़ाई करना है। और ये जो पॉइंट है ये मॉक टेस्ट का है, मॉक टेस्ट देना है हर रोज़, या आप अल्टरनेट दे भी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप कम जिसमें आपको वीकनेस है, जिस सब्जेक्ट में आपको दिख रहा है कि हाँ मेरा कमज़ोर है, उस पे ध्यान देना है। तो ये सभी चीज़ें आपको मॉक टेस्ट से ही आएगी। यानी पर डे आप 7 घंटा से 8 घंटा का शेड्यूल बाँध लो, है ना। विदिन आप 6 महीना में आराम से निकाल सकते हो। चलो जी, तो हमने आज बहुत सारे टॉपिक की बात किए थे, मॉक टेस्ट के बात किए, जितने भी मैंने आपको सुझाव दिए आप इसे पर डे, मैं तो बोलूँगा आपको यहाँ थोड़ा सा 5 डेज़, है ना, पर वीक। 5 डेज़ पर वीक का मतलब ये हो गया कि आप 5 दिन में क्या करो, स्टडी करो। 5 दिन स्टडी करो, वो भी न्यू चीज़ को पढ़ोगे। और उसके वीक में जो बच गया 2 दिन, जो वीक में 2 दिन बच गया, इसे आप बस रिवीजन के लिए आप रखो। इसको क्या करो, आप रिवीजन के लिए रखो। कोई चीज़ नया चीज़ नहीं पढ़ना है। 5 दिन जो भी आप पढ़े हो उसे 2 दिन क्या करोगे, ओनली रिवीजन करोगे, ठीक है, ताकि आप भूल ना सको। और कभी कभी जब आपको हर दूसरा दिन रिवीजन ना करो तो आप लोग कम से कम एक दिन मॉक टेस्ट को दे दो, ठीक है, एक दिन एनालिसिस का दे दो। तो आप ऐसे करो, इसी करंट टू, यानी 5:2, 5:2 का आप रेशियो बनाकर चलोगे तो ही आपका क्लियर होगा पॉइंटेड, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान देना। चलो जी, आज के लिए थैंक यू।